तो स्वागत है आपका फिजिक्स के एनसीईआरटी लर्निंग सीरीज़ में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने हर एक वीडियो में मैंने नाम दिया है 01, 02, 03 ऐसे करके आपको एनसीईआरटी याद करवा रहा हूँ, फॉर्मूले याद करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स याद करवा रहा हूँ। रिवीजन हो रहा है इस बात का कि कौन से एंगल कौन सी कंडीशन पे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये मैक्सिमम होते हैं, मिनिमम होते हैं। चैप्टर के अंदर जा जा के हम मोस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन याद कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर कर के अगेन एंड अगेन, और आपकी रेंज बढ़ रही है। तो अगर आप वीडियोस देखते हो, 10 वीडियो भी देखते हो, तो डेफिनेटली आपको कई सारे फॉर्मूले और कई सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे। तो मैं इसमें फिर से शुरू कर रहा हूँ एमसीक्यू की सीरीज़। तो एमसीक्यू नंबर 1 आप देख सकते हो और आप चाहो तो इसका आंसर दे सकते हो। इससे जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं मैं नीचे पॉइंट बना बना कर लिख दूंगा। चलो तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एज कूलाम लॉ। सबसे पहले कूलाम लॉ एक इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, बिल्कुल सही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, बिल्कुल सही है। कूलाम लॉ इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, इस बार और लिख देते हैं। एफ प्रपोर्शनल Q1 Q2, जितना चार्ज उतना फोर्स। बेसिकली आप इसको ऐसे कर सकते हो कि जितना चार्ज ज़्यादा होगा फोर्स भी ज़्यादा होगा। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नंबर 2, नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ज़्यादा होगा। नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल भी उतना ज़्यादा होगा। नंबर 5, ये सारे जुड़ते जा रहे हैं, ये ध्यान रखना। और आप कह सकते हो कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फ्लक्स को मैं ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि फ्लक्स अलग चीज़ है। आगे देखो, 1/r² के बराबर। तो ये जो कहना चाहता है कि 6, 7 कि मैं हूँ इनवर्स स्क्वायर लॉ। कौन? कूलाम लॉ। तो कूलाम लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है और बायोट सेवार्ट लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। जैसे कूलाम लॉ है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में बायोट सेवार्ट लॉ है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये सब कहाँ डिक्रीज करते हैं, कौन से लेवल से, क्योंकि मैं ग्राफ बताने वाला हूँ जो आपसे पूछा जाएगा। तो ग्राफ में ये है कि आपसे पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिक्रीज करती है। तो मेरे बच्चों को पता है कि मैं अब दोबारा से बताता हूँ एक चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² से गिरती है। कैसे गिरती है? 1/r² से। तो जो ग्राफ होगा उसका वो कुछ ऐसा होगा कि ऐसे गिरेगा। ये ग्राफ है, आपको बताएगा कि डिस्टेंस बढ़ाते चले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिरती चली जाएगी। एक्चुअली मैं अगर इसको ऐसे बना दूं तो ये कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी होलो कैविटी के अंदर जीरो होती है बच्चों। कितनी होती है? जीरो। आई थिंक ये 9 नंबर पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी होलो कैविटी के अंदर जीरो, क्योंकि वहाँ चार्ज क्या है? जीरो। तो जब तक आप सेंटर से रेडियस तक आओगे, सेंटर से रेडियस तक आओगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। सरफेस पर आके अचानक से मैक्सिमम हो जाती है। अचानक से इसलिए क्योंकि पॉइंट नंबर 10 कहता है कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। किसी भी स्फीयर के सरफेस पर रिसाइड करता है, इसलिए वहाँ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है। फिर वहाँ से दूर जाएंगे तो 1/r² से डिक्रीज होती जाएगी। आगे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज की वजह से ड्रॉप होती है 1/r² से। डाइपोल की वजह से ड्रॉप होती है 1/r⁻³ से। पोटेंशियल की वजह से ड्रॉप होती है 1/r से। ये आपको फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में भी कराया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें तो एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। एक वर्ड आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल क्यों होती है? देखो, ओ सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया? हाँ, सब कुछ सही है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब वो सरफेस जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बराबर होती हैं और उस सरफेस पे सारे की वैल्यू बराबर होती है। तो वहाँ
जब बराबर वैल्यू है और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे 90 डिग्री एंगल होता है। कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। इसको लिख लेना और याद करते जाना। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कई सारी इन्फॉर्मेशन याद हो गई होगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सरफेस से? 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलो आगे देख लेते हैं ऐसे ही सीधे। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? यहाँ आपको कई सारी चीज़ें पता होंगी, मैं फिर बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। अब यहाँ गाड़ी रुकने वाली नहीं है, फिर से बनाते हैं। सर एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप ये बताइए। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से मैं पता कर सकता हूँ। बेसिकली आपको एक रखना है यहाँ, नंबर ऑफ कूलम रखना है यहाँ, चार्ज का फॉर्मूला रखना है, ऐसा यूनिट वो वैल्यू रखना है यहाँ पर। तो जब आप ऐसे पुट करोगे तो आपको चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। कुछ 18 होती है, 6 कुछ 18 करके होती है। 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम चार्ज है। जूल ऐसा यूनिट है वर्क का, वॉट ऐसा यूनिट है पावर का, एम्पेयर ऐसा यूनिट है करंट का। अगर मैं इसको और जोड़ दूं तो हम बात करेंगे करंट के ऊपर। करंट जो कि चार्ज के फ्लो होने से होता है, लेकिन बच्चों जब चार्ज फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाती है। इसलिए कहते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि जैसे ही किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। इसलिए कहते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। बी इज अ सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेट और ऐसा यूनिट ऑफ टेस्ला। इसे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैं अगर जोड़ूं इसको तो Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई टी, Q फॉर्मूला होता है F इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। नंबर 4 फॉर्मूला होता है F इक्वल टू QE। और अगर चार्ज आपका लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ वाइज का मतलब जैसे किसी भी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूसली, किसी भी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो सुनो, जैसे वो बोले कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द रॉड, किसी भी रॉड पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस केस में आप क्या कहोगे? तो ये है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और चेंज और ये चार्ज है ना लेंथ वाइज है, तो लैम्डा यूज करेंगे। और डी क्यू डी एल मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। और इसमें आप अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और मेरे बच्चे को पता है Q मतलब डी क्यू, और डी क्यू की जगह क्या इस्तेमाल कर लूँगा मैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला फॉर जब अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। और ऐसे ही अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो सरफेस के लिए ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही सिग्मा मतलब डी क्यू बाई डी एस, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो डी क्यू की जगह सिग्मा डी एस लिख देना, तो आपका आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। उस केस में सरफेस कुछ ऐसा बना देंगे, कोई रेक्टेंगल कोई कुछ भी, मतलब उसमें एरिया कंटेन करता होगा। ये ना लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया कोई ना कोई कंटेन करता होगा। आ गया समझ में? और वॉल्यूम वाइज भी, तो वॉल्यूम वाइज भी कनेक्ट करवा देते हैं। पहले इसको मैं इरेज कर दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा। वॉल्यूम वाइज का मतलब वॉल्यूम में हाइट होती है, लेंथ होती है, कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है कंटेन करने की। तो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में होगा सर हाँ कि वॉल्यूम डेंसिटी रो इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस, डी वी सॉरी, यानी चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। और इस केस में आपको एक अगर शेप बनाऊं तो ये एक सिलेंडर है और इसमें बहुत सारा चार्ज रखा हुआ है। आपको इस सिलेंड्रिकल चार्ज से किसी दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। उस केस में आप लिखेंगे फॉर्मूला E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज आर स्क्वायर। तो डी क्यू की जगह पर आपको यूज़ करना है रो डी वी
आर स्क्वायर, और सबको करना है इंटीग्रेट। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये ध्यान रखना कि पॉइंट चार्ज होगा तो वो बनाता है स्पेरिकल सिमेट्री। क्या कहना चाहते हो सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉइंट चार्ज आपने यहाँ रख दिया पॉजिटिव, तो अपने आसपास वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो कुछ ऐसे बनाएगा कि इक्वल डिस्टेंस पे सब इक्वल होता है। यानी अगर रेडियस फिक्स कर दूँ तो ये स्पेयर जैसा दिखने लग गया, इसलिए पॉइंट चार्ज बनाता है स्पेरिकल सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ सेम। ऐसे ही लाइन चार्ज, किसी भी लाइन पर चार्ज फैला हुआ है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो वहाँ बनाता है वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री। क्या बनाता है? सिलेंड्रिकल सिमेट्री। ऐसे ही आगे समझ में आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे में हम आपको बताते हैं और जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन। आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और पूरा देखकर ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं उससे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा और बता दूँ आपको कि जो ये एम्पियर है, ये जो एम्पियर दिख रहा है आपको, ये है करंट। और करंट का मतलब होता है कि किसी भी वायर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उसे बोलते हैं करंट। और इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे ही नहीं होते, क्योंकि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंस बनाना पड़ता है। या तो ये हम बैटरी से करके बनाते हैं और या फिर हम इसे केमिकली बनाते हैं। तो पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन भागते हैं, दौड़ते हैं, तो जो जिस वेलोसिटी का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ध्यान रखना कि जब भी करंट ड्रिफ्ट है तो ड्रिफ्ट करंट हमेशा फ्लो होता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। और अगर डिफ्यूज़न करंट है, डिफ्यूज़न, तो डिफ्यूज़न करंट फ्लो होता है ड्यू टू चार्ज कंसंट्रेशन, हाई चार्ज टू लो चार्ज। यहाँ चार्ज बहुत ज़्यादा और यहाँ चार्ज बहुत ही कम। तो हाई चार्ज लो चार्ज डिफ्यूज़न करंट, और जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो ड्रिफ्ट करंट। ऐसे ही एक है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। यानी समय के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है उसकी वजह से जनरेट होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैक्सवेल सर ने कहा था। आगे बढ़े, चलिए भाई। अच्छा, गाना भी गाया करो बीच बीच में यार, जब टेंशन बढ़ जाती है। ज़्यादा डीप रहोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, इसलिए बीच बीच में गाने भी गा ले दिया करो, एक आध जो भी अच्छा लगे आपको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा चैप्टर 3 का। अब इस चैप्टर 3 से मैं चैप्टर के अंदर कम से कम बच्चों बनाऊंगा 10 पॉइंट्स। वो आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप साफ दो तो हम इतने पॉइंट बनाए, इतना याद करें कि समझ लीजिए आपके आपके पास चारों तरफ फिजिक्स ही फिजिक्स घूमे। मतलब याद करना, क्लिक करना बड़ा आसान हो जाएगा। किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, क्या मतलब है इनका? चैप्टर 3 में तो किरचॉफ है और चैप्टर 6 में है फैराडे। दोनों पे बात करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जी हाँ, किरचॉफ का पहला लॉ जिसे किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड है। यानी पूरा समेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज आएगा एक पॉइंट से उतना चार्ज जाएगा। यानी एक पॉइंट ले लें तो इस पे आने वाला जो करंट है I1 I2 उसका सम, और जाने वाला करंट है I3, ये आपस में बराबर होते हैं। तो एक पॉइंट पे एंट्री करने वाला करंट लीविंग करने वाले करंट के बराबर होता है। लीव यानी बाहर छोड़ने जाने वाला, चला गया छोड़ के। क्लियर है? क्लियर है, चलो भाई पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा आता है आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि मैं एनर्जी पे बेस्ड हूँ। किस पे बेस्ड हूँ? एनर्जी। किरचॉफ वोल्टेज लॉ से क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। तो पहले केसीएल देख लिया, अब सेकंड देखा केवीएल। केवीएल कह रहा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी किसी भी पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है
किसी भी सर्किट के अंदर, और मैं बेस्ड हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये दूसरा पॉइंट चल रहा है, किस पे बेस्ड हूँ मैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। क्लियर? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट, कि वोल्टेज लो हो या करंट लो हो, वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, और ये जो होता है ये होता है बैटरी की वजह से। एक बात ध्यान रखना कि कोई भी चार्ज हाई से लो जा सकता है, पर लो से हाई ले जाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है, और जिसे हम कहते हैं ईएमएफ, क्योंकि वर्क डन हम नहीं करते, केमिकली बैटरी से करवाते हैं। तो उस बैटरी के पोटेंशियल को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो फोर्स जो नेगेटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल ले जाए, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये कुछ ऐसा होता है, देखो बताऊँ मैं आपको, पहले इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि बैटरी होती है, अब बैटरी क्या करती है? इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं करती, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देती है। पता है ना, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो बैटरी मान लीजिए मैंने ये ले ली, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल से, ये मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया, ये यहाँ रजिस्टेंस है, यहाँ इलेक्ट्रिक बल्ब है, कई सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, और यहाँ से गए, पूरे सर्किट में घूमे, एनर्जी खर्च की, और पॉजिटिव पे आ गए। तो बैटरी ये करेगी कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन ले जाएगी नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव से नेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन ले जा रही है। तो आ रहा है कुछ समझ में? यहाँ इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल बहुत कम, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। और जो ये बीच में भरेंगे ना, हम जो वर्क डन करेंगे, जो एनर्जी केमिकल एनर्जी वर्क डन करेगी, वही ये वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आ गया समझ में? चलिए आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखें अगर, तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फॉर्मूला क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? सर एक्चुअली जब वायर में करंट फ्लो हुआ था पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से, तो ये जो जो फोर्स आया है ना कि पॉजिटिव की तरफ दौड़ो, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और किस में आया? इलेक्ट्रॉन में आया। तो इलेक्ट्रॉन में आया m इंटू ए, और यहाँ F इक्वल टू क्यू ई। क्या आया? क्यू ई। तो क्यू लिया, ई लिया, और m ले लिया। अच्छा ए क्या है? ए सब का एक्सेलरेशन, बहुत सारे, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वी डी अपॉन टाउ, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम। तो क्यू ई और टी, ये टाउ ले लिया, और एम। तो फॉर्मूला हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्यू ई टाउ बाई एम। सर इसको एक बार शुद्ध भाषा में बता दो। शुद्ध भाषा में ये बताना है मुझे कि किसी भी वायर में जब करंट फ्लो होता है, जब तक बैटरी टच नहीं करोगे करंट फ्लो नहीं होगा। तो एक तरफ बैटरी का पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। हम जानते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे, तो वो आपस में टकराते हैं। जब वो टकराएंगे फिर दौड़ेंगे, फिर टकराएंगे फिर दौड़ेंगे, तो उसके बीच का जो टाइम होता है उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ से यहाँ तक जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसे कहूँगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन टाइम ये बन जाता है एक्सीलरेशन। वैसे एक्सीलरेट होते नहीं, बार बार कोलिजन की वजह से एक्सीलरेशन हो जाता है ख़त्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो मुझे बताना, मैं और अच्छे से कोशिश करूँगा। पर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद हो गई, और एक रिलेशन करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, वो मेरे बच्चों को याद है, आई इक्वल टू ए एन ई वी डी। ये क्या है? एक वायर का एरिया, ए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, ऐसा बोला जाता है कि 10⁻29 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वायर में। ई है इलेक्ट्रॉन चार्ज, और वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तीनों हैं, तो आप निकाल सकते हो करंट, यानी आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ये ओम्स लॉ है, और ये ओम्स लॉ का इनर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? माइक्रोस्कोपिक।
हाँ, एक मिनट रुको यार, पानी पी लेता हूँ। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटेड बाय द 1 कूलम। आंसर है 6 × 10⁻18। कूलम फोर्स पर हम बात कर चुके हैं, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात कर चुके हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर चुके हैं इसी वीडियो में, और अगले वीडियो में भी, अगले वीडियो में कर चुके थे। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चलो मैं आपको 2-3 चीज़ बता देता हूँ इसी बात पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है E = V/d, ये फॉर्मूला बड़ा काम आएगा आपके, क्योंकि पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, इसका सही शुद्ध मतलब है कि एक चार्ज है और चार्ज जितना दूर पॉइंट होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होगी। ये मुझे बच्चों को पता है इनवर्स स्क्वायर लॉ से। जितना आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होती जा रही है। यहाँ पर 100 न्यूटन पर कूलम, यहाँ पर 20 न्यूटन पर कूलम, और इन्फिनिटी पे जाके, किसी पॉइंट की इन्फिनिटी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है 0। आया समझ में? यानी किसी बच्चे ने 20 न्यूटन फोर्स लगा दिया, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, F = QE, है ना। अगर आपने दूसरा चार्ज रख के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला K/Q/R², और जैसे ही आपने एक और Q जोड़ दिया तो बन गया ये कूलाम लॉ। तो जैसे ही आपने 20 न्यूटन फोर्स लगाते हो, जहाँ ये क्रॉस आउट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ चलने लग जाता है, यहाँ पे 80, यहाँ पे 90। तो जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे आप नज़दीक आते जाओगे। तो जितना आप फोर्स बढ़ा रहे हो उतना आपको स्ट्रेंथ पता पड़ रही है आपकी। तो इसी को बोलते हैं पोटेंशियल, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। दोबारा बताऊं? दोबारा बताते हैं, एक बार अच्छे से और समझ में आ जाएगा आपको। तो एक वर्ड आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पहले इसको देख लो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। E = -dV/dr, मतलब जितना आप एक चार्ज से दूर जाते जा रहे हो उतना आपका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है पर यूनिट डिस्टेंस। कैसे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत बताओ आप। सर 100 यहाँ मान लेते हैं, और ऐसे ऐसे डिक्रीज होती जाएगी धीरे 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 धीरे, और इन्फिनिटी पे जाकर 0 हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक MCQ आता है कि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आपको लिखना है 0। यहाँ पे सर 60 मान लेते हैं, 40, 20, 10, है ना। जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है। यानी एक और चार्ज, कोई बाहर से चार्ज लाए, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 20 होती है तो उसको काउंटर कर लेगा, और पास में लाए 40 होती है उसको काउंटर कर लेगा। एक चार्ज और लेके आया है मैं दमदार, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 80 है, तो यहाँ काउंटर हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप पास आ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, दूर जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, वर्क अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल, W/Q। जितना वर्क करोगे, आपको वर्क करना है, उसे कहते हैं पोटेंशियल का होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट MCQ है, पॉइंट नहीं, कि मेटेलिक कंडक्टर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, क्या चेंज नहीं होगा? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, बिल्कुल होगी सर। क्यों? क्योंकि अगर यूनिफॉर्म एरिया नहीं है तो कहीं चार्ज ज़्यादा और कहीं कम, तो इससे फ़र्क पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे, बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है, हमने पता कर लिया है, फोर्स बढ़ेगा कूलाम लॉ के अकॉर्डिंग। फोर्स बढ़ा तो F = Q ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, और पोटेंशियल भी बढ़ेगा। देखना, क्योंकि F क्या होता है, QE, वेरी गुड सर। और E क्या होता है, V/d। तो ये 1 और ये 2 ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। करंट डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया, ये भी चेंज होगा करंट डेंसिटी, क्योंकि यूनिफॉर्म एरिया है।
किसी में ज़्यादा किसी में कम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बिल्कुल सही। एरिया अगर स्मूथ है तो वेलोसिटी रहेगी सही। एरिया अगर आधा ऊबड़ खाबड़ हुआ, यहाँ वहाँ कम ज़्यादा हुआ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में फ़र्क पड़ेगा। यानी क्या चेंज नहीं होगा? करंट। तो चैप्टर 3 में जितने ही फॉर्मूले हैं करंट से रिलेटेड, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो पहला फॉर्मूला बताओ सर आपका। सर अगर जो ओम्स लॉ था उन्होंने कहा था कि आई इक्वल टू वी अपॉन आर, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या था सर? इसका मतलब ये था कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टर का रेजिस्टेंस घटेगा। तो ये दूसरा पॉइंट ध्यान रखना कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, इसमें सेमीकंडक्टर में, और कंडक्टर में बढ़ता है। कंडक्टर में बढ़ता है और सेमीकंडक्टर में डिक्रीज होता है। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। क्लियर? अच्छा आगे सुनो। पहला फार्मूला आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। दूसरा फार्मूला आई इक्वल टू ए एन ई वी डी। ठीक है। तीसरा फार्मूला अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में जाऊं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। ये रहा आई। ठीक है। चौथा फार्मूला मैं कहूँगा कि जो करंट है बेसिकली वो कुछ ऐसा भी हो सकता है, ए एन ए वी डी म्यू ई। म्यू क्या है? मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब कितने चार्ज यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उल्टा बोल दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी डी की वैल्यू क्या हो गई? म्यू ई। आगे बढ़े बच्चों। मैं इसको रोक रहा हूँ, काफ़ी थक गया हूँ, तो इसलिए मैं जो अगले वीडियोस हैं, जो अगले एमसीक्यू हैं वो कुछ ऐसे हैं, एक दो, तो मैं कई सारे आपको रिवाइज करवाऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना, तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। शेयर करना, लगातार सीरीज़ बनाऊँगा, कम से कम 50 बनाऊँगा। कितनी बनाऊँगा? कम से कम 50 वीडियो बनाऊँगा, जिसको देखने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन की रेंज काफ़ी बढ़ जाएगी। थैंक यू बच्चों।